अगर ये काम इन्होंने करना ही होता जो क्योंकि ये स्टेट पॉलिसी होती है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, ऐसे ही है। तो अगर इन्होंने ऐसा कोई रखना ही होता तो वो बिलावल भुट्टो रख सकते थे। जो अब वो कश्मीर गए एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, ऐसे ही है। तो वहाँ जाकर उन्होंने बुचर ऑफ कश्मीर वाला एक पूरा स्टांस रखा जिससे और हाइप क्रिएट हुई उनका पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन। बेसिकली डिप्लोमेसी की एक करेंसी है, उसे कहते हैं इकोनॉमी। अच्छा। और इंडिया एक मेजर हब है इन पावर के लिए कि इन्वेस्ट करें और वहाँ से अपने डॉलर गेन करें। ठीक हो गया। और इंडिया भी यही डिप्लोमेसी का रहा है कि आप कुछ दें और हमसे कुछ लें। ठीक हो गया। पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ देने के लिए है नहीं, हमारी एक्सपोर्ट देख ले कुछ भी नहीं है, तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा। ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा इंटरेस्ट मैटर करते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और इंडिया की पॉलिटिक्स में फ़र्क क्या है? डेमोक्रेसी का, वहाँ डेमोक्रेटिक फोर्स का, यहाँ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो इतनी पावरफुल है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगर आना भी चाहती हैं, जो डेमोक्रेसी ले को भी चलना चाहती है तो उनकी मदद से लेके चलना चाहती है। यही वजह है कि उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि उतनी मैं धोती नहीं बदलता जितना पाकिस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर अर्ली डेज में बदलता रहा है। हमारे फाउंडिंग फादर के विजन में ही थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। मतलब इस तरह से आप उधर देखते हैं तो गांधी साहब बुक्स लिख रहे हैं, अपना विजन बयान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब और नरेंद्र मोदी सॉरी कह रहा हूँ, नेहरू साहब कह रहे हैं। तो हमारे कुछ कहते हैं कि कायदे आज़म एक लिबरल थे, कुछ कहते हैं कि वो प्योर इस्लामिक थे क्योंकि उन्होंने 1947 में कहा था कि हम इस्लाम के नाम पे बना रहे हैं। असल में ना इस सोच के पीछे हमारा बेसिकली हमारी अपनी सोच है कि हमने सोच लिया कि पाकिस्तान ही इस्लाम है और इस्लाम ही पाकिस्तान। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास ने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि मनमोहन मुशर्रफ पीस फार्मूला को दोबारा से रिवाइव किया जाए। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे आज 2023 में, जबकि आर्टिकल 370 भी कश्मीर से हटा दिया गया है। आज के दौर में क्या पॉसिबल है कि इंडिया पाकिस्तान में पीस फार्मूला दोबारा से रिवाइव किया जाए, और ख़ास तौर पे मुशर्रफ मनमोहन पीस फार्मूला है क्या था, इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय देती है जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अकील मंजूर। क्या करते हैं आप? मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ सरगोदा यूनिवर्सिटी में। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अच्छा लगा ये जान के, क्योंकि आप बात करके मज़ा आएगा। आपका नाम? मेरा नाम अली अफजल। और आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं। पॉलिटिक्स के हवाले से हमारा आज का टॉपिक है, जो पाकिस्तान के इस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो अभी गवर्नमेंट आई है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि हम चाहते हैं मनमोहन सिंह और मुशर्रफ ने जो एक पीस फार्मूला रखा था अपने टाइम में, उसी तरीके से फिर एक पीस फार्मूला दोबारा से रिवाइव किया जाए। क्या कहेंगे इस टाइम जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन हैं, जो इस टाइम सिचुएशन है, क्या उस तरीके से कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जी, ये जो जलील अब्बास आए हैं वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, ठीक है, वो गुड गेस्चर ज़रूर दे सकते हैं और हमें एक्सप्लोर करना चाहिए इंडिया की मार्केट को, क्योंकि एक पूरा ट्रेड सरप्लस उधर पड़ा हुआ है और हम एक कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये काम उन लोगों को करना चाहिए जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है। ये एक टेक्नो के गवर्नमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पॉलिसी बना सकते हैं या इनके पास कोई मैंडेट है कि वो बनाएं जो मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा कोई मतलब फार्मूला रखते भी हैं सामने, तो ये तो गवर्नमेंट इनके कुछ टाइम गवर्नमेंट है, उसके बाद जो परमानेंट गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए, वो चाहे इस फार्मूले को माने ना माने। बिल्कुल इसी तरह है। और अगर ये काम इन्होंने करना ही होता जो क्योंकि ये स्टेट पॉलिसी होती है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, ऐसे ही है, तो अगर इन्होंने ऐसा कोई रखना ही होता तो वो बिलावल भुट्टो रख सकते थे। जो अब वो कश्मीर गए एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, तो वहाँ जाकर उन्होंने बुचर ऑफ कश्मीर वाला एक पूरा स्टांस रखा जिससे और हाइप क्रिएट हुई उनका पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को लेकर। ऐसे ही है, रिलेशन मजीद खराबी की तरफ गए, उनके दिलों में मजीद नफरत है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या लेट्स सपोज आप ये छोड़े इंटरिम गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट होती, जो इस टाइम पोजीशन है, जो इंडिया की सिचुएशन है, पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो पाकिस्तान की इंटरनल पोजीशन या सिचुएशन है, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या इंडिया वाले इस फार्मूले को या इस पैकेज को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो कहेंगे हाँ भाई हम इसके ऊपर वर्क करते हैं? इंडिया वाले तो पता नहीं एक्सेप्ट अभी करते हैं कि नहीं। हमें सबसे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए, हमें पहले अपने आप को इकोनॉमी थोड़ी डेवलप करनी चाहिए और अपनी इस तरह से स्टेट पॉलिसी रखनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट पॉलिसी, और फिर एंगेज करें। ये सवाल तो बाद में है कि वो रखते हैं कि नहीं। नहीं, एक सवाल बनता तो है ना, लेट्स सपोज ये अगर गवर्नमेंट हमारी स्टेट पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी के तौर पे भी अगर ये जाता है फार्मूला के,
असल में ना फॉरेन पॉलिसी एक बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो कभी भी एक दिन में चेंज नहीं आप कर सकते। आप एक स्टेट पॉलिसी बनाएं और अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए आप इंगेज करें, और ये बड़ा अच्छा मतलब है, इंडिया के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे ख़ास तौर पे। अच्छा, अगर बात करें कश्मीर की, जब मुशर्रफ साहब और मनमोहन साहब का ये पीस फार्मूला था, उस टाइम पे तो कश्मीर में आर्टिकल 370 था, अभी आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, तो वो फार्मूला तो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं, क्योंकि उस फार्मूले के मुताबिक ये था कि दोनों कश्मीर के जो टेरिटरी है, जो कश्मीर का एरिया है, वहाँ से पाकिस्तान साइड कश्मीर से इंडिया साइड पे जा सकते हैं, इंडिया साइड से पाकिस्तान में आ सकते हैं। अब तो वो कहते हैं भाई वो कोई मुतनाज़ इलाका नहीं, वो तो हमारा अपना इलाका है। तो बेसिकली वो कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था। ये जो 370 हुआ है, आप अपने हाउस इन ऑर्डर की जो मैंने पहले बात की है, उसको पहले करेंगे तो दुनिया जो है आपकी बात सुनेगी। ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं उस जो मतलब आर्टिकल अभी क्योंकि वो केस पेंडिंग है उनकी सुप्रीम कोर्ट में, लेट्स सी कि वो क्या डिसीजन करते हैं और उसके बाद क्या आउटकम आते हैं। ठीक है। तो अगर वो नहीं भी मतलब हमारे हक में आता, जिस तरह के लग रहा है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस भी बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक हो गया, लेकिन तो ये है कि अगर सिर्फ यही होता कि वो बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया है तो वो केस कब का खत्म हो चुका था, इतनी देर चल तो ना। लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो अगर नहीं भी, मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सी, अगर इसके बाद आउटकम नहीं भी हमारे हक में आती तो हमें ये मार्जिनलाइज करके साथ लेके चलना है उस डिसीजन को, लेकिन दुनिया को इस तरह एंगेज करना अपनी पावरफुल इकोनॉमी के जरिए कि हमारी ना हो, कम से कम स्टेबल ही हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो इकोनॉमी स्टेबल होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से। कभी इकोनॉमी की तरफ से सबसे बड़ा स्टांस यही रहता है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मेरे से बेहतर जानते होंगे कि उनकी तरफ से स्टांस यही रहता है कि भाई हम बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो आपका टेररिज्म के हवाले से एक वेव है पाकिस्तान में, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल किया जाए। आपको नहीं लगता पहले हमें इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहिए, फिर किसी से रिलेशन की बात करनी? यही तो मैं कह रहा हूँ, इंटरनली वर्क करेंगे तो आप एक्सटर्नली कोई डेवलप करेंगे। मतलब अभी जो जरावाला इंसिडेंट हुआ है, तो वो देखे क्या मतलब हम मैसेज दे रहे हैं। हम हिंदुत्व की तो बात करते हैं, ठीक है, हम पैलेस्टीन की तो बात करते हैं, लेकिन हम जरावाले पे सारे बंदे खामोश हैं, और फिर वही 1-2 दिन के लिए शोर है, फिर ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह श्रीलंका का इंसिडेंट हुआ था, फिर दोबारा कोई होगा इस तरह शोर डालेंगे, तो ये कोई स्टेबिलिटी की तरफ नहीं हम जा रहे। हमें बकायदा अपनी पॉलिसी नहीं, अपनी इंटायर सिस्टम को देखना पड़ेगा कि क्या ये हमें आउटकम दे भी रहा है, और 21st जो सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो उसको लेके चलना है। 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट क्या है? एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं अगर आपसे ये सवाल करूं, क्या रिक्वायरमेंट है 21st सेंचुरी की? 21st सेंचुरी बेसिकली बेसिक कोलैबोरेशन और कॉर्पोरेशन पे करती है। जबरदस्त, ऐसे ही ठीक है, इकोनॉमी पे भी हमें एक डिक्टोरियल रोल तरक करना पड़ेगा कि फलां गद्दार है, फलां गद्दार है। जितने स्टेक होल्डर हैं सारों को एंगेज करके तो उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में पावर में इन्होंने 3-4 लोगों ने आना है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे एक माइंडसेट बना दिया गया कि पाकिस्तान में जो भी गलत हो रहा है उसके पीछे इंडिया होता है। जैसे अभी इवन कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया से, कुछ सोशल, इसमें भी यही कहा जा रहा है कि जी इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। असल में एक साइड पे हम कहें कि पीस टॉक होनी चाहिए, पीस फार्मूला होना चाहिए, असल में ना जब हमारे अंदर फ्लाज हो ना, तो हम ना लोगों के सामने फेस सेमिंग के लिए ना को बंदा ढूंढते हैं जिसको ब्लेम कर सके। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा है कि फलां बंदा इसका जिम्मेदार है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसकी बकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी पीछे हम ही आएंगे। ऐसे ही है, क्योंकि बिगर रोल हमेशा इसका होता है, और कभी भी कॉन्फिडेंस, यार आपसे क्यों बंदा कोई कॉन्फिडेंस आपके साथ साजिश आपके खिलाफ करेगा जबकि आप खुद इंस्टेबल हैं? तो हम खुद डूब रहे हैं, कोई ठीक है, क्यों डुबोएगा? उन्हें क्या ज़रूरत पड़ रही है वाशिंगटन डीसी में या पेंटागन में आपके खिलाफ हो रही है कोई कैंपेन, जब आपका खुद आप ठीक नहीं है? आप बैठे लोगों के साथ बात करें, उन्हें एंगेज करें, डायलॉग करें, एक स्टेबिलिटी की तरफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा। आपकी अना जो है वो बस आपको रोक रही है, और तो कोई दूसरी बात नहीं। लेवल की बात करें, बड़े बड़े कंट्री यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, ये जितने भी कंट्रीज हैं इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं। इवन अफगानिस्तान, अगर हम अपने रीजन में बात करें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हम लोग क्यों एक अना में अड़े हुए हैं, या अपने ऊपर हम वर्क क्यों नहीं कर रहे जो हमारी खामियों ने दूर करके रिलेशन सिर्फ एक कंट्री के साथ नहीं, जितने भी नेबर कंट्री हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम रिलेशन बेहतर करेंगे। क्योंकि आपने ही बोला है कि ये जो 21st सेंचुरी है ये डिपेंड ही इसके ऊपर कर रही है, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के ऊपर। बेसिकली डिप्लोमेसी की एक करेंसी है, उसे कहते हैं इकोनॉमी। अच्छा। और इंडिया एक मेजर हब है इन पावर के लिए कि इन्वेस्ट करें और वहाँ से अपने डॉलर गेन करें। ठीक हो गया। और इंडिया भी यही डिप्लोमेसी का रहा है कि आप कुछ दें और हमसे कुछ लें। ठीक हो गया। पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ देने के लिए है नहीं,
हमारी एक्सपोर्ट देख ले, कुछ भी नहीं है। तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा इंटरेस्ट मैटर करते हैं। बिल्कुल ये मैटर नहीं करता कि आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, लेकिन यहाँ आप पे किससे माइंड बिलोंग सेट अभी यही है कि वो इस्लामिक कंट्री है, वो ब्रदर कंट्री है, वो नॉन इस्लामिक है तो वो हमारा दुश्मन कंट्री है, है कि नहीं? मतलब मैं अगर ये नैरेटिव प्रिवेल करता है, इसीलिए तो हम इस हालत में हैं। अगर मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए हो तो शायद हम कहीं और होते। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल थिंकिंग करता है उसे ये कह दिया जाता है ये तो गद्दार है, ये तो देखें। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये जो इस सोच को ना, गद्दार सोच को प्रिवेल कर दिया गया, मेन स्ट्रीम कर दिया गया है, क्योंकि ये जो मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें हैं ना, इनका मेरे ख्याल में जो पब्लिक इंटरेस्ट है ना, प्रायोरिटी नहीं है। इनका जो अपना को पैटी जो इनके अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी जी अभी जो आप देखें मुल्क में हाइब्रिड एक रजीम, जो हाइब्रिड सिस्टम जो है ना वो परपेचुअल कर दिया गया है। ठीक है, अब जो पॉलिटिक्स है ना वो दो पार्टीज़ में सिर्फ ये रेस है कि कुव्वत पावर कौन हासिल कर सकता है। देखें पहले देखें इमरान खान साहब थे, उन्होंने फौज की मदद के साथ हुकूमत 4 साल की। ठीक है, उसके बाद जब वो उनके फेवर में नहीं रहे उन्होंने नई कुव्वत ली है। ठीक है, नून लीग आ गई। अब देखें अब जो है वो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, इसी वजह से नहीं हो रहे। और आगे भी उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही जो इलेक्शन नहीं हो सकते। वही ना, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं लो जी गवर्नमेंट उतर गई है, शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो था वो उदा छोड़ दिया है। असल में ये जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं इन्हें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह इस मुल्क को लेके जा रहे हैं और कि कहाँ है डेमोक्रेसी। बिल्कुल। सबसे पहले जो इलेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें कई फैक्टर हैं और सबसे मेजर रोल ही डेमोक्रेटिक फोर्सेस का, जो डेमोक्रेसी इस मुल्क में चाहते नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह आप देखते हैं कि जब ये हुकूमत ख़त्म होने वाली थी तो इन्होंने CCI से मंजूर करवा लिया कि जी न्यू कंसेंसस जो हैं वो मंजूर हो गई हैं। ठीक है, जबकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब ये मतलब ये तो डिजिटल था, आप एक क्लिक करते आपको रिजल्ट शो हो जाने थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जानबूझ के डिले किया गया है। अब 2/3 अक्सरियत है नहीं। मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मतलब ये लोग किस तरह से आगे जो हल्का बंदी करेंगे, जबकि आपको आइन में ये एक तरमीम करनी पड़ती है 2/3 से कि इस सूबे की इतनी सीटें रह गई हैं, इसकी इतनी बढ़ गई हैं, इतनी कम रह गई। मतलब नॉलेज भी रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी नज़र रखते हैं। अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। 2-4 मिनट रिक्वेस्ट करेंगे और लिए जाएँ। मुझे ये बताएं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और इंडिया की पॉलिटिक्स में फ़र्क क्या है? डेमोक्रेसी का, वहाँ डेमोक्रेटिक फोर्स का, यहाँ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगर आना भी चाहती हैं, जो डेमोक्रेसी ले को भी चलना चाहती है तो उनकी मदद से लेके चलना चाहती हैं। ठीक है। और वहाँ जो है वहाँ यही है कि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं उनके पास पावर है। ऐसे ही है। ठीक है, और वो आवाम को जवाब दें। और उसका असर भी तो नज़र आ रहा है ना, 2 टर्न्योवर पूरे कर रहे हैं और तीसरा टर्न्योवर भी पूरा करते शायद वो आएंगे और पूरा। असल में हमारा मसला ये है कि जब हम आएंगे किसी तीसरे बंदे की वजह से तो हम अवाम का और जो गवर्नमेंट का रिलेशन है उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये वोट दे या ना दे, हमें तो जिसने लाना है वो हमारे साथ है। ठीक है। तो इस तरह से कभी भी कंट्री पावरफुल नहीं हुई, जहाँ स्टेबल पार्ट पे नहीं चल सके। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं आया जो पब्लिक की पावर के साथ आया हो, पब्लिक के वोट के साथ आया हो, सब थर्ड पावर के साथ आए हैं? मतलब एक क्वेश्चन है। अच्छा, पाकिस्तान जिस हालात में बना तो उसमें मतलब नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का एक रोल तो रहा है। अच्छा। इसी तरह 1947 से ही रोल रहा है। यही वजह है कि उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि उतनी मैं धोती नहीं बदलता जितना पाकिस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर अर्ली डेज में बदलता रहा है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे जो शफाफ इलेक्शन हुआ है वो 1970 का है। अच्छा। जिसमें भुट्टो साहब बाद में आए, पहले मुजीब थे। तो हमने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। शफाफ इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में। उसकी वजह ये है कि हमने सीखा ही नहीं कि एक मुखालिफ भी हमारे ऊपर रूल कर सकता है। मुखालिफ क्यों? वो पाकिस्तान का हिस्सा थे, बंगाली थे। मुखालिफ की सेंस में मतलब की बात कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल राइवल की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमने सीखा ही नहीं कि कोलैबोरेशन करना। अब भी क्या टसल है, सिर्फ एक ईगो की टसल है। ऐसे ही है। मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं या अली नाल हूँ। ऐसे ही तो इस तरह डेमोक्रेसी नहीं चल दोबारा 71 जैसी सिचुएशन बन गई तो फिर कौन जिम्मेदार हो? यही हम अपनी गलतियों से सीख क्यों नहीं लेते? देखे मैं इंसान हूँ, इधर हमारे गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो भी इंसान है, हम में से। यहाँ गलती हो गई 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, हम बार बार वही गलतियाँ करते रहते हैं। क्या वजह है? वजह इसकी बेसिकली यही है कि हम डेमोक्रेसी को फ्लरिश करना ही नहीं चाहते, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ना वो एक प्रोसेस का नाम ही नहीं है कि बस इलेक्शन हो और लोग आ जाएं। ये एक कल्चर है
जो लोगों के माइंडसेट से प्रिवेल करते हैं। और किस तरह होता है जब आपके इंस्टीट्यूशन मजबूत हों। हमारे को मजबूत इंस्टीट्यूशन नहीं है। 1947 से पहले जो नॉन पॉलिटिकल पावर थी, जो कि फोर्सेस थी, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस थी, जो आपने बोला 47 से लेके पाकिस्तान के बाद से लेके पाकिस्तान में वो रूल करती रही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वहाँ पे भी 1947 से पहले तो एक ही पूरी फोर्सेस थी ना, तो वो वहाँ पे कैसे उनका माइंडसेट चेंज हो गया, वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे आ गई, यहाँ पे कैसे नहीं आई? मतलब सवाल तो ये है। असल में पहले कोई मतलब है ही नहीं था, इतनी स्ट्रगल थी इनमें मुसलमानों में और गैर मुसलमान, लेकिन हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था। ठीक है। और उसे ब्रिटिश राज ही इस वजह से कहते हैं कि वो मोनार्क से जो है ना मतलब पावर ले रहा था। हाँ। नहीं, वहाँ पे ट्रेनिंग तो एक ही थी ना, इवन जो फोर्सेस को डिवाइड किया गया वो भी उसी तरीके से ट्रेनिंग। अच्छा, इंडिया की आप बात कर रहे हैं, मैं कि शायद आप उन कंपैरिजन ओवरऑल 1947। असल में हमारा मसला ना, हमारी अगर आप पूछते तो एस्टेब्लिशमेंट मतलब हमारे फाउंडिंग फादर के विजन में ही थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। मतलब इस तरह से आप उधर देखते हैं तो गांधी साहब बुक्स लिख रहे हैं, अपना विजन बयान कर रहे हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी साहब और नरेंद्र मोदी सॉरी कह रहा हूँ, नेहरू साहब कह रहे हैं। तो हमारे कुछ कहते हैं कि कायदे-ए-आज़म एक लिबरल थे, कुछ कहते हैं कि वो प्योर इस्लामिक थे, क्योंकि उन्होंने 1947 में कहा था कि हम इस्लाम के नाम पे बना रहे हैं। उन्होंने फिक्स करने के लिए कायदे-ए-आज़म को मुख्तलिफ रंग दे दिए ना, वो ये कहना चाह रहे हैं। ये तो हमने भी देखा है ना, ये कुछ लोग कहने तो वाली हमारे बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम ना शुरू से ही इस्लाम का और स्टेट का लेके ना कंफ्यूज है, जिस वजह से स्टेट भी रखा पाकिस्तान को, फिर दोबारा हमने कलमा पढ़ा दिया। वही ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जरिए हमने लोगों के इन्फोर्स कर दिया, लोगों को समझाया नहीं कि हमारा रिलेशन स्टेट का और पीपल का होगा क्या। इसी वजह से ही आगे कोई डेमोक्रेटिक फोर्सेस या पीपल ओरिएंटेड गवर्नमेंट फ्लरिश ही नहीं हो सकी। इंडिया में ऐसा नहीं था, उन्होंने शुरू में कह दिया कि हम एक सेकुलर नेशन हैं। एट द एंड मुझे लास्ट में ये बता दें, पीस टॉक हल तो पीस टॉक ही है, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, इसके अलावा कोई हल नहीं है। क्या हो सकती हैं पीस टॉक और किस तरीके से, मतलब कौन सी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, और कौन सी शराइत हम पूरी करें, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएँ, उसके बाद पीस टॉक पॉसिबल है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि 21st सेंचुरी में अगर देखा जाए ना, तो जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। और जो अगर 4 जंगें 21st सेंचुरी से अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें जो हुई भी हैं, उसमें किसका ज्यादा नुकसान हुआ, वो भी आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप बेहतर जानते हैं। हमें बुक्स में हमें हल कहीं ना कहीं टेबल की तरफ ही आना पड़ेगा, हमें बैठना पड़ेगा और मसलों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ऐसे ही है। ठीक है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले मैं समझता हूँ कि लोगों को पता हो कि एक स्टेट पॉलिसी आप लेके चलेंगे। ऐसे ही है। ये नहीं हो सकता एक बंदा आया वो ये पॉलिसी मतलब पीस टॉक की लेके चलता है और दूसरा जलसे में कह देता है नहीं ये किस तरह हो गया। तो वो लोग भी डरते हैं आपसे रिलेशन बनाने में या अपनी एक पॉलिसी स्ट्रेट फॉरवर्ड करने के लिए आपकी तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका ये भी कहता है कि भाई हिंदू मुस्लिम कह लो या यहूद नसारा कह लो, ये कभी है दोस्त नहीं हो सकते। ये एक अलहदा बात है कि अगर हम चाइना की बात करें, एक साइड पे हम उसे कहते हैं आयरन फ्रेंड, और साथ ही इंडिया उसे कहते हैं कि ये तो नॉन मुस्लिम है, ये दोस्त नहीं हो सकते। ऐसी सोच हम रखेंगे तो इंडिया वाले चाहेंगे, जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, वो चाहेगी कि यार कोई बंदा मेरे बारे में ये सोच रहा है, मैं इसके साथ रिलेशन। असल में ना इस सोच के पीछे हमारा बेसिकली हमारी अपनी सोच है कि हमने सोच लिया कि पाकिस्तान ही इस्लाम है और इस्लाम ही पाकिस्तान है। जबकि जहाँ इस्लाम आया सऊदी अरेबिया, उनकी पॉलिसी को देखें तो वो किस तरह विजन को लेके चल रही है, हमारे वो ही लेकर कैसे रिलेशन बेहतर है सऊदी। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आजकल इंटरेस्ट बेस है, रिलीजन बेस्ड स्ट्रेटेजी नहीं चलती और डिप्लोमेसी भी प्रिवेल नहीं करती। जब आपने लिविंग स्टैंडर्ड जो है बेटर करना है तो इसके लिए आपको लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, जो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। जो आपने 75 साल 76 साल में पब्लिक का माइंडसेट बनाया है, उस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, रीइन्वेंट करना पड़ेगा ना। अब माइंडसेट चेंज हो नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि एक मेमोरी कार्ड नहीं, मैं ये समझता हूँ हो सकता है। देखें, आप अगर इस तरीके से रैशनल सोच रखते हैं, अप्रोच रखते हैं, मैं सोच रखता हूँ, और भी बहुत से लोग हैं, तो अगर हम लोग कोशिश करें, लोगं को बताएं कि भाई ये हमें जो बताया गया ये गलत बताया गया, अपने मतलब के लिए बताया। मैं असल में बताऊं, बात बंदा दाढ़ी वाले की मानता है, दूसरे बंदे को तो जिस तरह आपने गद्दार का कहा तो उस तरह काफड़ का फतवा दे देते हैं, या मतलब कह देते हैं कि हालात ठीक नहीं आपके लग रहे। यही कहते हैं कि मतलब तुम किसी के कहने पे काम, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ पाकिस्तान का ये सोसाइटी लेवल, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा सोसाइटी को शो अप करती है। हमारी सोसाइटी में इनटॉलरेंस है और ओपोनेंट को जो कर्टेल करते हैं, उसकी पावर कर्टेल करते हैं। तो पॉलिटिक्स भी उसका आईना ही है, इसलिए आपको गालियाँ या बंदगी नज़र आती है उसमें।
जड़ांवाला केस का जो वाकया, जो जड़ांवाला में वाकया हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज गया? हम बात करते हैं फ़लस्तीन बर्मा की, कश्मीर की बड़ी बात करते हैं, हालांकि वहाँ पे अगर डेवलपमेंट देखें आप, अगर नेट वगैरह पे देखते होंगे क्या क्या वहाँ पे बन रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इसके ऊपर अब हाईलाइट हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। अब तो यूएस की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि भाई इसकी तफ्तीश की जाए, इसकी तहकीकात की जाए, तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर बात की जा रही है। अदरवाइज इस तरह के कई केस लाहौर में होते हैं, सिंध में आए दिन इस तरह के केसेस होते हैं, आपको शायद आइडिया होगा। हम क्यों नहीं बात करते? क्या इमेज जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे मिनॉरिटीज़ को लेके? असल में यही वजह है कि हमारी कश्मीर पे और फ़लस्तीन पे कोई स्टांस सुनता ही नहीं है। उन्हें पता है कि ये खुद मतलब एक बस लोगों को चूरन देने के लिए ये एक नैरेटिव अपनाते हैं, हाँ। जबकि इनके अपने अंदर ये खामियां ठीक हैं। है। और यही वजह कि सारे कंट्री अपने वीज़ा रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान पे जो थोड़ी ना संगीन कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज़ कर रहे हैं वो, कि ये शराइत आपको करनी चाहिए। यार कुछ लोगों की तो ये भी कहना है कि अगर ऐसे वाक़यात होते रहे, टेररिज्म की वेव अगर कंट्रोल ना कर पाए, तो मे भी अल्लाह ना करे फिर से ब्लैक लिस्ट का सामना करना पड़े हमें। यही बिल्कुल इस तरह ही है, और ये बड़ा मैटर करता है। अगर आप डेमोक्रेटिक इंडेक्स देखें या दूसरा, तो उसमें ये बाकायदा लिबर्टी के, फ्रीडम के ये बाकायदा नंबर होते हैं। और पाकिस्तान में अगर जेंडर गैप में देखा जाए, दूसरा माइनॉरिटी राइट में, तो ये बड़ा पीछे है दुनिया से पीछे। आपने बोला कोई बात सुनेगा नहीं, जो नैरेटिव, जो माइंडसेट बना दिया गया वो वैसा ही रहेगा, लेकिन मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि अगर कोई बताने वाला हो, सच बताने वाला हो, तो लोग बात ज़रूर सुनते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको भी देता हूँ। ये पीछे कैमरामैन अगर कैमरा घुमाएं तो कितने लोग आपकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि आप सच की बात कर रहे हैं। ये पीछे खड़े हैं, ये अभी जब हमने बात स्टार्ट की थी ये लोग मौजूद थे? असल में बहुत कम सुनते हैं जो मतलब पढ़े लिखे हैं और अच्छे हैं। यही मतलब हर एक हज़ार में 2-4 लोग हैं। हाँ, तो लेकिन एक हजूम जब इकट्ठा हो जाए ना, तो किसी बंदे की बात नहीं सुनी जाती। ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह के फिर इंसिडेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब मतलब किसी के ऊपर टैग लगा दिया जाए, मिसगाइड कर दिया जाए, खड़े खड़े ये फतवा की, ये तो ये देखो ये इंडिया से दोस्ती की बात कर रहा है, ये एजेंट है, उधर से लोग आएंगे और आपको नजर नहीं आने देंगे। यही वजह है, फिर बंदे कहीं ना दब के रह जाते हैं सोसाइटी में। खैर, हमें कोशिश करनी है एज ए पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान का रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर करने की कोशिश करनी है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं आपको, इंडिया से बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे? पता लगे कि एजुकेटेड पाकिस्तानी का मैसेज है। अच्छा, मैसेज डिसिप्लिन होना चाहिए। जी आपसे भी बात, जी आप। मैसेज यही है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हाँ। कुछ 6वीं-7वीं सदी में जी नहीं रही। हर दौर के अपने तकाजे होते हैं, अपने वे ऑफ लिविंग होते हैं। तो हमें दुनिया को देख के कम से कम, जहाँ हम उनकी टिकटॉक देखते हैं, वहाँ उनसे वे ऑफ लिविंग और वहाँ उनकी थिंकिंग देखते हैं, तो वहाँ से हमें कुछ गेन करके अपना कम से कम ना थोड़ी सोच को कोलैबोरेशन में बदलना चाहिए। और हर एक गद्दार है जो थोड़ी सी अच्छी बात करे या दूसरे कंट्री से अच्छे रिलेशन की बात करे, तो इस तरह नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं दूसरों को एंगेज करना पड़ेगा। अगर इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में भी इज्तिहाद की बात की जाती है, मतलब टाइम के साथ साथ आप चेंज करें। और इल्लामा इकबाल ने ये इज्तिहाद को बड़ा अच्छा बयान किया। कह रहे हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें सिवाय 5 चीज़ों को छोड़ के हर चीज़ पे इज्तिहाद करना चाहिए। और यही वजह है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस्लाम से मुतफरिक हो रही है। उन्हें लगता है कि ये जो हमारा कंजर्वेटिव इस्लाम हम पे नाफिज है, ये तो हमारी ज़रूरियात रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, और ये दिन ब दिन ज़्यादा कंजर्वेटिव होता जा रहा है। अच्छा, देखने वालों को इज्तिहाद मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि यार इसका मतलब क्या है, तो क्या मतलब है? अच्छा, इज्तिहाद का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आपकी टीचिंग है ना, उस पे उलमा नया प्रॉब्लम कोई आ गया, दौर चेंज हो गया, दौर चेंज हो गया, जिस तरह टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मतलब वीडियो, अब पहले होता था निकाह, अब वीडियो कॉल पे निकाह हो रहा है, तो उसके बारे में उलमा को बैठना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीज़ हमारी इस्लामी टीचिंग के साथ मार्जिनलाइज हो रही, कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरी है, और उस पर एक कंसेंसस हो, सारे बंदे बैठें और एग्रीमेंट एक हो जाए, तो वो मतलब जो सबको मंजूर है। साइंस ही हराम है, इवन फोटो खींचना हराम है, वीडियो बनाना हराम है। अब हर मौलाना हजरात का अपना अपना यूट्यूब चैनल है प्रॉपर, और पैसे वहाँ से कमाते हैं। ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब, वो पैसे वहाँ से कमाते हैं, किसी का लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो मौलाना हमें पहले ये कहते रहे कि जो वीडियो बनाएगा वो इस्लाम से खारिज या वो हराम काम कर रहा है, आज वही मौलाना अपने
वीडियोस बना रहे हैं और वो कहते हैं हम तो तबलीग कर रहे हैं। अच्छा, आप फूल को अंदर मतलब छुपा सकते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन बाहर आने से रोक नहीं सकते। जबरदस्त। ये ऐसे ही आप टेक्नोलॉजी या कोई तो भी आप जितना मर्जी दुनिया से आंखें चुरा ले, हाँ, हाँ। ये टेक्नोलॉजी अच्छा टेक्नोलॉजी ऐसा बेनिफिट है, आप इसे मुकर भी जाए ना, हाँ। ये आपको फायदा जरूर देगी। ओ जबरदस्त। क्योंकि ये एक बहार है जो फैलनी ही फैलनी है, चाहे आप जितनी मर्जी रिस्ट्रिक्शन और इस लगा लें। बहार से पाकिस्तान को कितना दूर रखा जा रहा है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन चाहते ना चाहते हुए अपना माइंडसेट इस तरफ नहीं ला रहे कि जितनी तेजी से दुनिया टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है, नेबर टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, हम इसके ऊपर सोच भी नहीं रहे। असल में हमारी प्रायोरिटी नहीं है, और इस हमारी तरह प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी यही है कि हमने रूल करना है, मैं बस किसी तरह पावर में आ जाऊं, हाँ, हाँ। चाहे वो हम मुझे किसी से किसी के साथ मदद लेनी झुकना पड़े, ऐसे ही है। पड़े, फिर ब्लेम दूसरों को कर देंगे। यही वजह कि अगर हम साइंस मिनिस्टर देख लें आप, हाँ, हाँ। तो पहले फवाद चौधरी साहब से जो LLB के स्टूडेंट है, मतलब लॉयर हैं, और उनका टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है, ठीक हो गया। उन्हें और तो उन्होंने- बेसिकली साइंस की मुझे नहीं लगता कि डेफिनेशन भी प्रॉपर और आती जब हो। इंडिया ने और चंद्रयान 2 उसके- लॉन्च किया, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी बड़ी बातें की कि हाँ। भाई क्या जरूरत थी ये मून पे जाने की, हम यहाँ से बैठ के इस तरीके से और देख सकते हैं। पीछे पिछली गवर्नमेंट जो PDM थी, वहाँ अमीनुल हक साहब थे जो MQM के थे, वो टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हाँ, थे। तो और किस उनका- तरह उन्हें कोई पता नहीं है। है, और वो बड़ा मिसमैच है। इवन जब आप मेजर सर्कल में बैठते हो, जो बाहर से फॉरेन कंपनीज आती हैं, तो वो बड़ा मिसमैच होता और वो है, एक और image दुनिया बहुत खराब जाता है। बिल्कुल। ऐसे और ही है। यही वजह है कि जब अमेरिका इंडिया में आईफोन का वो दफ्तर खुल रहा था, तो हमारे यहाँ चाइनीज़ को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जिसने तौहीन की है, जबकि उसे ना ही अरबी आती ना ही उर्दू आती, सिर्फ चाइनीज़ आती। ऐसे ही तो है। ये एक पिक्चर है फर्क जो ये हम- है कि एक साइड पे एप्पल का जो है वो ऑफिशियल स्टोर खोला जाता है, एप्पल स्टोर खोला जाता है, दूसरी तरफ आयरन फ्रेंड चाइना के हम जो है उसके ऊपर बंदे attack को करते हैं। जिसे ना अरबी आती है ना उर्दू आती और है। अभी 5 दिन पहले भी अटैक हुआ है चाइनीज इंजीनियर के ऊपर, बलोचिस्तान सिर्फ में इसलिए। अटैक हुआ है, और वो ये चीज़ें हैं हमारे इसी सामने। तरह। हमें सोच को बदलने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये मुझे पीछे भाई खड़े हैं, इन्होंने बताया कि ये जो भाई हैं ये नेशनल लेवल के डिबेटर हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर फिर कभी ये टाइम दें, मौका दें, तो हम इन्हें दोबारा अपने चैनल पे लाएं, इनसे बात करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, खड़े थे इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया सर।